यूपी इंतखाबात से पहले कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा है। यूपी में कांग्रेस के कदावर लीडर जितिन प्रसाद आज बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी हेडक्वार्टर में जितिन प्रसाद पीयूष गोयल की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। इस मौके पर जितिन प्रसाद ने वजीर-ए-आजम मोदी को मौजूदा वक्त का सबसे बड़ा लीडर करार दिया और कांग्रेस पर जमकर तनकीद की। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है, तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो मैंने लिया है, बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं। और सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल ये है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से 8-10 सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिलके भ्रमण करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। अप्रैल और मई के महीने में यूपी में ऑक्सीजन की शदीद किल्लत और इसके नतीजे में बड़े पैमाने पर होने वाली अमवात के बारे में पहली बार योगी हुकूमत ने अपनी खामियां तस्लीम की हैं। रियासत के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात का एतराफ किया है कि कोरोना की दूसरी लहर के उरूज के वक्त रियासती हुकूमत की तरफ से बाज खामियां सरजद हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद रियासती हुकूमत कोरोना की तबाही से निपटने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें जारी रखे हुए है। इलाहाबाद में ऑक्सीजन प्लांट के संगे बुनियाद रखने के बाद मीडिया से बात करते हुए मौर्य ने कहा कि रियासती हुकूमत ने कोरोना की मुमकिना तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। वाज़ेह के इलाहाबाद के सनती इलाके सरस्वती हाईटेक सिटी में एक नए ऑक्सीजन प्लांट का संगे बुनियाद रखा गया। इस तकरीब में मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने भी ऑनलाइन शिरकत की। इस प्लांट से शहर के 4 बड़े सरकारी अस्पतालों को मुफ्त ऑक्सीजन मुहैया कराई जाएगी। जब अचानक कितना बड़ा संकट आया, उसमें बहुत सारी, हम जानते हैं सरकार ने बहुत प्रयास किए, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी। लेकिन भविष्य में इस प्रकार का कोई संकट ना आवे, ये प्रार्थना करते हुए, अगर आएगा कोई संकट तो उससे निपटने के लिए यह जो श्री उमेश जायसवाल जी जो प्रभा इंडस्ट्री के नाम से अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं, इन्होंने CSR, इनका जो लाभ होता है उस लाभ में से CSR का फंड समाज के लिए जो खर्च करने का काम किया है, इनको मैं बधाई देते हुए, और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में प्रयागराज सहित प्रदेश के सभी हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की समस्या हो, चाहे वेंटिलेटर की समस्या हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार की समस्या हो, उसके समाधान के उपाय सब किए जा रहे हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी की जा रही है। और भी कई परियोजनाएं इस प्रकार की यहाँ प्रयाग में आ रही हैं, प्रदेश में आ रही हैं। कोरोना वबा की दूसरी लहर के कहर का सबसे ज्यादा असर यूपी के जिन शहरों में नजर आया, इनमें एक मेरठ भी है। कोरोना का खतरा अब कम होने के साथ ही इन शहरों को धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है। इसी हिकमत अमली के तहत आज से मेरठ में भी दिन का लॉकडाउन खत्म कर दिया गया और एहतियाती तदाबीर के साथ सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजारों को खोलने की इजाजत दी गई। 12 घंटे के लिए बाजारों को खोलने की इजाजत मिलने के बाद जहां कारोबारी खुश हैं, वहीं लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील कर रहे हैं। रिस्पांस तो अभी काम थोड़ा हल्का ही है, अभी जिस मुताबिक दुकान खुली है, और टाइमिंग वही है 8 से 5-7 बजे तक की टाइमिंग है। सर, जब से लॉकडाउन लगा हुआ, जब से बेरोजगार हैं और बेल्ट का ही काम करते हैं, रोड पर लगाते हैं सर, इसी से थोड़ा बहुत घर का खर्चा चलता है हमारा। डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, वो वाला हिसाब है। अब थोड़ी उम्मीद है, खुला है तो कुछ काम होगा, लेकिन बाजार में वो रौनक वाली बात नहीं है। 40 दिन से बंद था जी ये, और अभी कुछ भी नहीं है। आज बोनी बट्टा ही कर रखा है, काम वगैरह की पोजीशन कुछ नहीं है। मार्केट बिल्कुल खाली पड़ी है जी। काम तो चलेगा क्योंकि आगे शादी वगैरह भी है, साए वगैरह भी हैं, काम तो चलेगा। अभी 2-4 दिन में थोड़ा पब्लिक को पता भी नहीं है, अभी थोड़ा मार्केट में, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत काम तो निकलेगा। खुलने का बेसब्री से इंतजार था कि मार्केट खुलेगी, ग्राहक आएगा, लेकिन यहाँ पर सब कुछ ऐसा नहीं है। कोई चीज़ मतलब सामान्य नहीं रहा है। कुछ लोग बाग आ रहे हैं, अभी डरे सहमे हुए हैं। करीबन 1.5-2 महीने हो गए हैं लॉकडाउन को लगे हुए, और 1.5-2 महीने से हमें इंतजार था ये लॉकडाउन खुले। कुछ सामान जैसे हमें कूलर की बहुत ज़रूरत है, कूलर लेना आए हैं, मगर कूलर
रेट बहुत बढ़े हुए हैं। कोरोना की दूसरी लहर में जो कहर बर्पा किया है उस वक्त से लेकर और आज तक यानी 40 दिन तक मुसलसल मेरठ में भी बाज़ार बंद रहे। आज पहले दिन 40 दिन बाद पहले दिन बाज़ार खुले हैं। तो कारोबारी हैं वो ये चाह रहे हैं कि बाज़ार जो हैं अब खुलें, और लेकिन लोग एहतियात के साथ बाहर निकलें ताकि दोबारा जो एक ख़तरा महसूस किया जा रहा है कि कहीं तीसरी लहर का फिर से ख़तरा ना बन जाए और फिर से लॉकडाउन में ना चला जाए शहर। तो इससे बचने के लिए भी लोग एहतियात बरत रहे हैं। आज बाज़ार खुला है लेकिन कारोबार नहीं है। आने वाले दिनों में कारोबारी उम्मीद कर रहे हैं कि बाज़ार खुलेगा और रौनक उसकी वापस फिर वैसे ही लौटेगी जैसे पहले थी। तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 मेरठ। गाजियाबाद इंतजामिया की तरफ से वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां की गई हैं। आज माजूर अफराद के लिए गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में बाकायदा कैंप लगाया गया। इस कैंप में लगभग 100 माजूर अफराद को वैक्सीन की खुराक दी गई। इस कैंप में माजूर अफराद को कोई तकलीफ न हो, इसका खास ख्याल रखा गया। मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप हमें पूरे जो भी हमारे ज़िले में दिव्यांगजन हैं उन सभी का टीकाकरण करवाना है, और टीकाकरण प्राथमिकता के आधार पर करवाना है जिससे किसी भी दिव्यांग को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसी के क्रम में जिला प्रशासन की ओर से माननीय डीएम साहब, सीडीओ साहब की तरफ से, दिव्यांगजन विभाग की तरफ से हमने एक ड्राइव आयोजित करवाई है जिसमें प्रारंभिक रूप में हमने लक्ष्य रखा है कि हम यहाँ पर 100 लोगों का टीकाकरण यहाँ करवाएंगे और सभी CHC PSC पर इस क्रम को जारी रखा जाएगा। इसी के क्रम में आगे भी इस टीकाकरण अभियान का सफल आयोजन हम सभी पूरे जिला गाजियाबाद में सुनिश्चित करेंगे। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से दर्जनों अमवात का योगी हुकूमत ने सख्त नोट लिया है, लेकिन अब इस मामले में बीजेपी लीडरों के तहफ्फुज देने की बात सामने आई है, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। कानपुर कांग्रेस कमेटी ने इसके खिलाफ एहतजाज किया और बीजेपी लीडर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। उत्तर प्रदेश खवातीन कमीशन के रुकन मीना कुमारी ने आज अलीगढ़ का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात की। मीना कुमारी ने अफसरान के साथ मीटिंग करते हुए खवातीन के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के अहकाम भी दिए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मीना कुमारी ने तस्लीम किया कि समाज में खवातीन पर मजालिम मुसलसल जारी हैं और इसके लिए समाज खुद जिम्मेदार है। समाज में है ये कि इस तरह के केस नहीं रुक रहे। ये हम लोगों को के साथ साथ समाज को भी इसमें पैरवी करनी पड़ेगी। अपनी बेटियों को भी देखना पड़ेगा कहाँ जा रही हैं, क्या है और किस लड़के के साथ बैठ रही हैं। मोबाइल को भी देखना होगा। सबसे पहले मैं सबको यही बोलती हूँ, लड़कियाँ मोबाइल से बातें करती रहती हैं और यहाँ तक मैटर पहुँच जाता है कि उसको लेके भाग जाती हैं शादी के लिए। मैं अपील करूँगी, घर वाले मोबाइल ना दें बेटियों को, और दें तो उस पर पूरी निगाह रखें। और सबसे पहले मैं माँओं को कहती हूँ अपनी बेटियों का ध्यान रखें। दुनिया में बहुत तेजी से माहौलियाती आलूदगी और मौसमों में तब्दीली आ रही है। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब यह जमीन रहने के काबिल नहीं रहेगी। माहिरीन के रिसर्च के मुताबिक सन 2100 तक दुनिया का 20% हिस्सा सूरज की तपिश में होगा, जहां पर लोग चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शोबे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर मोहम्मद रेहान ने यह बात कही। उन्होंने न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि आबोहवा का बहरान और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सतह इंसानी वजूद के लिए एक चैलेंज है। दुनिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। अगर आम बोलचाल में समझें कि तो जो ज़मीन है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ने से हर गर्मी बढ़ रही है। यानी कि गर्मी बढ़ना एक सीधा सा इसका असर ये है कि क्या होगा कि आप ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वेदर के पैटर्न आप देख रहे हो कि एक्सट्रीम वेदर होने लगा है। आम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप अपने घर की जो बिजली की ज़रूरत है उसको सोलर एनर्जी पर ले जाएं।
दूसरे, आप फिजूल खर्ची जो बिजली की है उसको रोकें। और तीसरा ये कि जो सेक्टर इलेक्ट्रिसिटी यानी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी पर जा सकता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, हम जल्द से जल्द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाने की कोशिश करें। तो ये तीनों लाइंस पर हम काम करेंगे तो हम इसमें इलेक्ट्रिकल सेक्टर के कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम कर पाएंगे और जो ये टेम्परेचर राइज है अर्थ का, इसको रोक पाएंगे। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर बेदारी मुहिम चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ। और काम है बेदारी के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा वो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है वो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा वो जरा टीका लगा, वो जरा टीका 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 लगाया क्या? चलिए आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से 15% हाउस टैक्स में इजाफे को लेकर अपोजिशन पार्टी की तरफ से मुसलसल एहतजाज किया जा रहा है। कल भी काउंसलर ने इस मामले के खिलाफ अपना सर मुंडवाया था। आज फिर लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में एहतजाज दर्ज करवाया है। लोगों का कहना है कि अगर इस मामले को लेकर जल्द कोई फैसला नहीं किया गया तो नगर निगम के बाहर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। नगर निगम बढ़ा हुआ टैक्स, बढ़ा हुआ टैक्स। जो नगर निगम द्वारा 15% टैक्स की वृद्धि की गई है इस कोरोना लॉकडाउन के कारण लोगों के सामने जहां भूखमरी का संकट सामने आ चुका है, और नगर निगम और सरकार द्वारा आम जनता पे कभी टैक्स के द्वारा कभी अन्य किसी भी टैक्स के द्वारा जनता पे भार डाला जा रहा है। इसका हम समाजवादी पार्टी के समस्त कार्यकर्ता इसका विरोध करते हैं। और अगर नगर निगम बढ़ा हुआ टैक्स वापस नहीं लेती है तो इसके खिलाफ हम सड़क पे उतर के जोर शोर से धरना प्रदर्शन करेंगे और नगर निगम को घेरने का काम करेंगे। और नगर निगम के मेयर हो चाहे नगर आयुक्त हो, उन्होंने पार्षदों की बातों का भी अनदेखा किया है। किसी का बसा बसाया आशियाना जब टूटता हुए नजर आए तो इस पर क्या गुजरती है, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं। दरअसल कानपुर के जाजमऊ के अंबेडकर नगर के 50 घरों में नोटिस भेजा गया है कि वो जल्द से जल्द घरों को खाली कर लें। ये लोग 40 साल से यहां बसे हुए हैं। कानपुर का जाजमऊ इलाका जहां टेनरी का काम होता है, यहां पर हजारों लोग ऐसे रहते हैं जो गरीब तबके के हैं और टेनरियों में मजदूरी का काम करते हैं। यहां पर कई ऐसी बस्तियां हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो अंबेडकर नगर की ये नई बस्ती है, यहां पर गरीब तबके के लोग यहां पर निवास करते हैं। लेकिन अब इनके लिए एक जहमत बन गई है कि जिस तरह से ये देखिए यहाँ पर लोग रहते हैं और इकट्ठे हुए हैं, उनको दिक्कत ये है कि यहाँ पर केडीए ने तकरीबन 50 मकानों में नोटिस भेज दिया है। आइए जानते हैं किस तरह के ये नोटिस भेजे हैं। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जो समाजवादी पार्टी के यहाँ के प्रत्याशी के रूप में दावेदार हैं, सब्बीर जी। आइए उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह का यहाँ नोटिस आया है, किस तरह से ये लोग परेशान हैं, आप यहाँ पर इनकी जानकारी लेने आए, क्या ये मामला है? यहाँ पे ये गरीब तबके के लोग हैं। ये 35-35, 40-40 साल का ये नगर निगम का असिस्टेंट दिखा रहे हैं। जो भी यहाँ जमा टैक्स, हाउस टैक्स जमा करते हैं, उसके आधार पर ये बहुत पुराने यहाँ पे रह रहे हैं 40-50 साल से। तो इनको बेदखल करने से पहले इस सरकार को सोचना चाहिए कि इनके लिए घर मकानों की व्यवस्था कराई जाए। यहाँ पे टेनरियों में अपनी मजदूरी, लेबर का काम करने का जो है इनका काम है, उससे अपना पेट पालते हैं। तो यहाँ से अगर ये निकाल दिए जाएंगे, अगर इनके घर तोड़ दिए जाएंगे तो क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या काम करेंगे ये लोग? तो सबसे पहले ये है कि अगर इनके घर तोड़ने की आपकी स्कीम है तो इनके लिए आवास की व्यवस्था की जाए। अपनी जो भी स्कीम चला रहे हैं आप लोग, जो भी बीजेपी गवर्नमेंट स्कीम चला रही है, उस स्कीम के तहत इनके लिए घरों की व्यवस्था पहले की जाए, उसके बाद कार्रवाई की जाए। हम ये चाहते हैं और हम इन लोगों के साथ खड़े हैं और इनके लिए न्याय चाहते हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो इन नोटिसों से मुतासिर हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि क्या नोटिस आया, किस तरह से, आप लोग कितने साल से रहते हैं यहाँ पर? हम लोग यहाँ से 40 साल से रहते हैं।
क्या नोटिस आया कि आपको मकान तोड़ देंगे? नहीं, हम लोग हाँ मकान हम लोग का तोड़ देंगे। उन लोग ये बोल रहे हैं कि मतलब आप लोग ने जो है 7 गज में निर्माण किया है, ये 2 साल से और नया निर्माण हुआ और हम लोग 40 साल से रह रहे हैं। तो जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से लोग यहाँ पर परेशान हैं, तकरीबन 50 लोगों को यहाँ पर नोटिस भेजा गया है, जिनके घर तोड़ने के ये नोटिस हैं। हालांकि यहाँ पर जो मदद के लिए आ गया है सबीर जी, इनका कहना है कि सरकार इनके लिए उचित व्यवस्था करे, उसके बाद नोटिस या किसी कार्रवाई की बात करे। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18। बांका मदरसा धमाका धीरे धीरे पर्दाफाश हो रहा है। जराये से मिली जानकारी के मुताबिक इस धमाके में आईडी के इस्तेमाल का खदशा जाहिर किया जा रहा है। धमाके में जिस मौलाना की मौत हुई है उसके तार तबलीगी जमात से जुड़े होने की बात कही जा रही है। महकमे पुलिस और जांच एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है। आपने पोस्टमार्टम किया, फाइंड आउट क्या रहा, क्या चीजें पाई गई, क्या वो बर्न केस था, स्प्लिंटर उनके बॉडी में थी, क्या कुछ उसके वो शरीर पर मल्टीपल इंजरी था, स्प्लिंटर का विथ ब्लैकनिंग अराउंड द वुंड, मल्टीपल साइट में लेफ्ट फोर आर्म, लेफ्ट लेग, लेफ्ट नी एंड कंपाउंड फ्रैक्चर था लेफ्ट आर्म का। एंड ऑक्सीपिटल रीजन में एक बहुत बड़ा अल्सर था, वुंड था, वो ड्यू टू दीवार गिरने से और इससे हुआ है। हाँ, लेकिन ब्लैकनिंग अराउंड द वुंड था, मल्टीपल स्प्लिंटर था, तो इसका शो करता है कि मे बी ब्लास्ट इंजरी। कुछ लोग जो है मौलाना को उठा करके अपने साथ ले गए और थोड़ी देर के बाद उन्हें यहाँ ला करके फेंक दिया, और जब वो मर गए तो उन्हें यहाँ फेंक करके चलते बने। जानकारी ये भी मिली है कि जो मौलाना घायल हुए थे इस धमाके में, उन्हें लेकर के झारखंड जाने की तैयारी थी लोगों की, लेकिन जब दूसरे गांव के लोगों को ये जानकारी मिली कि धमाका हुआ है, तो उसके बाद लोग जो है वहाँ पे एक्टिव हुए, और उसी बीच लोगों की जो कौतूहल हो रही थी उसके कारण से जो लोग हैं वो घबरा गए, और मौलाना उसी बीच मौलाना जो है उन्होंने दम तोड़ दिया और फिर उनके डेड बॉडी को यहाँ ला कर फेंक दिया है, जिनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो चुका है। फिलहाल पुलिस जो है आगे के अनुसंधान कर रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे और सहयोगी नागेंद्र के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 बांका। बिहार में 31 दिसंबर तक रियासत की 80% आबादी को कोरोना टीका लगाने का हदफ रखा गया, लेकिन वैक्सीन को लेकर जो अफवाहें गर्दिश कर रही वो इस हदफ को पाने में रुकावट साबित हो रही हैं। दानापुर के भुसवल इलाके में अब तक 10% लोगों ने टीका नहीं लगवाया है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हेल्थ डिपार्टमेंट के मुलाजमीन लोगों के इंतजार में बैठे रहते हैं, लेकिन कोई टीका लेने के लिए नहीं आता। जायजा लिया हमारे नुमाइंदे रजनीश कुमार ने। गांव से लेकर शहर तक में लगातार कोरोना टीकाकरण अभियान जारी है, लेकिन जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, यानी आंगनवाड़ी हो, आशा, जीविका, फार्मासिस्ट, एएनएम, तमाम कार्यकर्ताओं को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं है। पटना के दानापुर भुसौला हेल्थ वेलनेस सेंटर की तस्वीर दिखा दें आपको। यहां पर देखिए पूरी टीम हमेशा मुस्तैद रहती है। कुछ लोग बस्ती में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करने में जुटे होते हैं, तो कुछ लोग यहां पर वैक्सीन लेने वालों का इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि इस वेलनेस सेंटर पर 200 लोगों को रोज टीका देना है जो टारगेट दिया गया है। लेकिन टारगेट फुलफिल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो टीका लेने वाले लाभार्थी हैं वो यहां तक नहीं पहुंच रहे हैं। इक्के दुक्के लोग अगर आते हैं उन्हें टीका दिया जाता है। तो ये देखिए आप किस तरह से तमाम जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, या जीविका है, आशा कार्यकर्ता है, फार्मासिस्ट हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, एएनएम है और डॉक्टर हैं, पूरी टीम है। यानी ऑब्जर्वेशन से लेकर टीकाकरण तक के लिए यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। कुछ लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो 45 साल से ऊपर के हैं, वो टीका लेने जरूर पहुंचे हैं, बुजुर्ग हैं। और जरा हम सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पर डॉक्टर हैं उनसे। मैडम ये बताइए कि जो आप लोगों को यहाँ पर ड्यूटी दी गई है, ईमानदारी से बताइए कि टारगेट पूरा कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, कि लोग तैयार नहीं है लेने के लिए वैक्सीन। उनको मोटिवेट किया जा रहा है लोगों के द्वारा, लेकिन वो अभी भी यही कहते हैं कि वैक्सीन लेने से लोग मर जाते हैं, तो इसके कारण कि मरना ही है तो हम ऐसे ही मर जाएंगे, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। भ्रम का जो संक्रमण है ये खत्म नहीं हो रहा है? कोशिश तो किया जा रहा है, अभी तक तो नहीं हमें सफलता मिली है इसमें। कितना टारगेट है रोज आप लोग? 200 के लगभग है रोज। कभी हम लोग 10-20, इससे ज्यादा कभी कभी ही 60-65 गया है। एक ने कह दिया उफी का तूतू मैं, हाँ उफ ने जो कह दिया वही लेके चलना है, बिल्कुल एकदम। दूसरा, जो आधार कार्ड कुछ लोग आते भी हैं लेने, तो आधार कार्ड जो बना हुआ है, आदमी है 70 वर्ष का, आधार कार्ड 25 का बना हुआ है, 25 साल फो कर रहा है।
तो हम चाह के भी नहीं दे पाएंगे। 5 घंटे हो गए आपके आए हुए, कितने लोगों को टीका दे दिए? अभी तक हमने 2 टीका दिया है, बहुत में आशा और आंगनबाड़ी की मेहनत से। ये भ्रम जो है आखिर उनके अंदर कैसे घर कर गया है, समझाने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है। आशा कार्यकर्ता, जीविका, आंगनबाड़ी के साथ साथ न्यूज़ 18 भी उनसे अपील करेगा कि आप जरूर टीका ले लें। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, दानापुर। आगे बढ़ेंगे। लॉकडाउन खत्म होने का ऐलान होने के बाद मुंगेर में बाजारों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। जिस तरह से भीड़ है, इससे दोबारा वायरस में इजाफे का खतरा बढ़ सकता है। देखिए हमारे नुमाइंदे अरुण शर्मा की ये रिपोर्ट। 40 दिनों के बाद आज जिला अनलॉक हुआ है। अनलॉक में सुबह से लेकर 7 बजे तक अब दुकानें खुलेंगी, लेकिन कल जो है वट सावित्री की पूजा है, जिसको लेके अनलॉक के बाद आज देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं की इतनी ज़्यादा तादाद में मार्केटों में भीड़ लग गई है कि यहाँ पे संभालना तक मुश्किल हो गया है। मतलब जो अन दिनों की बात कहें तो अन दिनों के बनिस्बत काफ़ी संख्या में आज लोग अपने घरों से निकले हैं, जो किन्हीं का कुछ काम हो, और कई लोग ऐसे हैं जो देख सकते हैं अभी भी मास्क नहीं लगाए हुए। तो ऐसे में जो कोविड का जो बात फैलने की कही जाती है, ये संभावना कहीं ना हो जाए जो पहली वाली स्थिति में हम थे वो स्थिति पुनः ना उत्पन्न हो जाए। आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं आई हैं वट सावित्री के अपने पति की लंबी आयु के लिए पूजा रखेंगे, उनके लिए फल फूल लेने आई हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि साथ में कि महिलाएं सब भी जो हैं उन्होंने मास्क तक नहीं लगाया है। तो ऐसे में जो स्थिति होने वाली है ये कहीं ना कहीं ये चेतावनी की एक घंटी बन जाती है कि जो अनलॉक हुआ है उसका हम अगर सही ढंग से पालन ना करें तो कहीं ना कहीं ये आगे चल के काफ़ी दिक्कत दे सकते हैं। इसलिए लोगों को चाहिए कि अगर अनलॉक में हुआ है तो अनलॉक के समय में वो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका वो पालन करे, ताकि जो कोविड की जो भयावह स्थिति से हम पुनः बच सके। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेर। आज से बिहार अनलॉक होने के बाद मधुबनी के बाजारों में भी रौनक देखी जा रही है। लोग अपने काम से घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं दफ्तरों में भी आज से अफसरान और मुलाजमीन की हाजिरी में इजाफा हुआ। अनलॉक के पहले दिन मधुबनी के बाजारों में कोरोना गाइडलाइंस पर कितनी अमल आवरी की जा रही है, इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे अमित रंजन ने। करीब 1 महीने के लॉकडाउन के बाद बिहार आज से अनलॉक हो गया है। यहाँ मधुबनी की बात करें तो यहाँ आज अनलॉक के पहले दिन सड़कों पे थोड़ी रौनक देखी जा रही है। आम लोगों को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि लगभग पिछले 1 महीने के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, लोग ज़रूरत के सामान के लिए भी बाहर निकलने से थोड़े बच रहे थे। लेकिन अभी यहाँ मधुबनी में मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ ये मार्केट की अभी क्या स्थिति है। ऐसे बाज़ार में थोड़ी भीड़ बढ़ी है, दुकानें खुली हैं, लेकिन लोग सावधानी अभी भी बरत रहे हैं, क्योंकि अभी अनलॉक किया गया लेकिन वो कोरोना का डर लोगों में अभी है। और लोग ये आप देख सकते हैं कि हर चेहरे पे मास्क है। जो कोई भी बाहर आ रहे हैं तो वो 2 गज दूरी और मास्क जरूरी, इस चीज़ का पूरा फॉलो कर रहे हैं। इसको लाइन में पालन के लिए बताया गया, उस हिसाब से हम लोग चले हैं। तो और आज से 5 बजे तक खुली? जी, आज से टाइम दे गई है कि माने मॉर्निंग आवर 8 बजे से लेकर 5 बजे तक का आपका टाइम। 2 बजे तक हमारा टाइमिंग हो गया और ऐसे कल तक 2 बजे तक? हाँ, कल तक 2 बजे तक। तो इससे कुछ राहत मिली है? अमित रंजन, न्यूज़ 18, मधुबनी। औरंगाबाद के बहादुरपुर गांव में वाक़ हेल्थ सेंटर का हाल बेहाल है। साल 2016 में लाखों रुपए खर्च कर इस सब हेल्थ सेंटर को बनाया गया था ताकि दूरदराज के देही इलाकों की आबादी को सरकारी सेहती स्कीमों का फायदा मिल सके। लेकिन इफ्तिताह के बाद से यह हेल्थ सेंटर बंद पड़ा हुआ है और अब तक नहीं खोला गया। गांव वालों का कहना है कि कोरोना वबा के बीच अगर यह हेल्थ सेंटर जारी रहता तो कई लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। अगर डॉक्टर यहाँ रहे तो पूरा इलाज यहीं पंचायत का होगा, पूरा बोर पंचायत का। तो कितने गांव आते हैं इसके तहत? इसमें लगभग 13 गांव आते हैं। कौन कौन? इंद्रार, प्रेम बिघा, बहादुरपुर, बौर। इलाज के लिए बहुत तकलीफ होता है। जब किसी को बर बीमारी होता है तो 15 किलोमीटर यहाँ से चलकर रफी जाने पड़ता है। अगर यहाँ डॉक्टर रहता तो सब बढ़िया तरीके से इलाज होते। और मैडम लोग कभी कभी आती है तो गर्भवती महिला को सुई देके कभी कभी चली जाती है। ना कोई इलाज नहीं होता है। मैडम कभी कभी आता है, बारिश से ऐसी दवा हुआ दे के चल जाता है। हॉस्पिटल में रहने की जगह नहीं है तो बैठेगा कहाँ? ना डॉक्टर आता है, ना मैडम आता है तो गाँव में से कहीं दवाई देके एक जगह बैठ के चल जाता है।